इस वक्त की बड़ी खबर से बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला। कोरोना को लेकर हुई बैठक में बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। बैठक के दौरान हम कठपुतली बनकर बैठे रहे, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें बोलने नहीं दिया गया। 10 राज्य के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दिया गया। कोरोना की स्थिति को लेकर ये बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कोरोना को लेकर हुई बैठक में बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है। बैठक के दौरान हम कठपुतली बनकर बैठे रहे, लेकिन हमसे सवाल नहीं किया गया, हमें बोलने नहीं दिया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवाशीष कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। देवाशीष, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 10 राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया, केवल प्रधानमंत्री जी बोले इस दौरान। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर, क्या संदेश है? बिल्कुल, देखिए पूजा, एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज कोरोना मैनेजमेंट और जमीनी स्तर पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसको लेकर के संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे, और इसी में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस संवाद के कार्यक्रम पर बड़ा हमला किया है। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर हमला किया हो। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, लेकिन आज की इस बैठक में ममता बनर्जी ने जो कहा है वो काफी बड़ी खबर है। और साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं वैक्सीन और मंगवाने के लिए और सेंटर और बढ़वाने के लिए बोलने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी नहीं सुनी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने पसंदीदा जो भी मुख्यमंत्री हैं या फिर भाजपा शासित जो भी राज्य है उन मुख्यमंत्रियों से ही सिर्फ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो उनके पसंदीदा डीएम थे, जो स्तरीय जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सिर्फ उन लोगों से ही बात की। तो एक तरह से ये जोरदार हमला है पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने जिन जिलों के मुख्यमंत्री से बात की है उसमें छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान और तमाम और भी राज्य हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। लेकिन बड़ा हमला जो है वो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है। बिल्कुल, और इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कोरोना को लेकर, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये आरोप है कि उन्होंने 24 लाख वैक्सीन की राशि की भुगतान किया था, लेकिन अभी तक केवल उन्हें 13 लाख ही वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। तो क्या समझे, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मतभेद है जिसको लेकर कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमलावर नजर आ रही है। क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी जो आपसी मतभेद था चुनाव को लेकर वो खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा पूजा कि ये मतभेद जो है वो ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी का कोई नया है। आपने चुनाव के वक्त भी देखा होगा, हालांकि स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री दूसरे दल से हैं और ममता बनर्जी जो है वो दूसरे दल से। चुनाव के दौरान भी जिस तरह से लगातार और कई ऐसे मौके भी आए, हालांकि मंच से भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। और आज जो बैठक हो रही थी, आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था वो कोरोना को लेकर ही किया जा रहा था। कोरोना राज्यों में कैसे संभले, जमीनी स्तर पर जो डीएम वहां पर काम कर रहे हैं उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। तो आपने जो सवाल किया कि क्या इसे आपसी मतभेद कहा जा सकता है, तो बिल्कुल इससे कोई गुंजाइश नहीं किया जा सकता है कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपस में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने एक दूसरे को
आमना सामना किया है, यानी कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो प्रधानमंत्री। देवाशीष जी, एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। बैठक में 10 राज्यों के सीएम रहे पर बोले केवल पीएम, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया है। तो क्या हम समझें कि इस आपदा में भी अवसर तलाश रही है ममता बनर्जी? अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर उनका लगातार जारी है, तंज कसना रुक नहीं रहा है। जनता की चिंता करने के बजाय उनका आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक सही सवाल है, और जिस तरह से ममता बनर्जी इस समय भी राजनीति को आगे रख रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अगर कोविड के मरीजों की संख्या हम देख लें चुनाव के बाद, तो वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें ममता बनर्जी बार बार ये कह रही है कि हमने राज्य में कोरोना की स्थिति जो है उस पर काबू पा लिया है, वैक्सीनेशन जो है वो लगातार हम करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें, पश्चिम बंगाल में हालांकि बहुत बड़ा राज्य है, तो इसको लेकर के कोई भी गलत नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो अन्य राज्यों से भी ज्यादा है। हम आपको ये बता दें कि इस मौके पर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बस यही सब जानना चाहते थे कि राज्यों की स्थिति क्या है, वहां के डीएम जो है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपको किस तरह की तकलीफें हो रही है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज जो है प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे, और इसी बीच ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो मुझे नहीं सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल इससे कोई गुंजाइश नहीं की जा सकती है कि इस मौके में भी ममता बनर्जी ने राजनीतिक करना ही बेहतर समझा। बिल्कुल देवाशीष जी, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश की जहां केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को संभालने की, ऐसे में राज्य के लोग जितने हैं उनको संभालने की मुख्यमंत्री पर भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। ऐसे में हम भी यही अपील करेंगे कि वो इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का खेल न खेले और अवसर न तलाशे, बल्कि अपने जो राज्य के लोग हैं उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखें और उनके लिए कोरोना को लड़ने में वो सहयोग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में एक ऐप बनाया गया है जिसको लेकर हम कोरोना से जो जंग है वो लड़ सकते हैं, और इस ऐप का भी लगातार लोग काफी यूज कर रहे हैं। बिहार में बने हिट कोविड ऐप का पूरे देश में उपयोग किया जाएगा। इसी को लेकर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री जितेश कुमार ने बताया कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होम आइसोलेटेड मरीजों की देखरेख के लिए हिट कोविड ऐप 17 मई को लॉन्च किया था, और ये एक यूजर फ्रेंडली ऐप है। इस ऐप में एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को मरीज की स्थिति पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी। ये एक ऐप ऐसा तैयार किया गया जिसके जरिए से उन मरीजों को भी देखा जा सकेगा जो कि होम आइसोलेटेड है, और ऐप का नाम है हिट कोविड ऐप, और इसका यूज भी काफी ज्यादा लगातार लोगों द्वारा किया जा रहा है। अंदर बने हिट कोविड ऐप सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से बनाया गया हिट कोविड ऐप की चर्चा आज देश के अंदर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में इस ऐप की सराहना की है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 17 मई को इसका विधिवत लॉन्च किया था, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुले कंठ से इसकी तारीफ की है। बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का ऐप कोविड मरीज के इलाज के लिए बनाया है, और हम इस ऐप को बनाने वाले अपने विभाग के सभी अधिकारी, प्रोग्रामर और टेक्नीशियन को भी साधुवाद देते हैं। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो लापरवाही है वो खुलती नजर आ रही है। सीतामढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सासोला में टीका लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्वास्थ्य प्रभारी की तरफ से नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के ऊपर और डाटा एंट्री करने वालों के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि 11 बजे काउंटर खुलता है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया। लोगों ने यह भी कहा कि लोगों से 500 रुपए लेकर टीका दिया जाता है, और जो करीब उनको सिर्फ टीका दिया जा रहा है। जरूरत है कि लोग जागरूक हों। वहीं इसका जायजा लिया हमारे सीतामढ़ी संवाददाता विकास मिश्रा ने। चलिए आपको दिखाते हैं।
जो रुपया देगा उसको घुसाता है और जो रुपया नहीं दिया वो भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़ा है। जो रुपया दे रहा है उसको अंदर ले रहा है। जिस तरह से सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमण संख्या में इजाफा हो रही है, उसके बाद भी लोग पूरी तरह से लापरवाह दिखते हैं, या कहे तो स्वास्थ्य कर्मी के लापरवाही के कारण यहाँ पे लोग इकट्ठे जमा हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि समय से काउंटर नहीं खुलने के कारण यहाँ पे भीड़ जमा है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह सोशल डिस्टेंस की ध्वजा उड़ाई जा रही है। यहाँ पे जो लोग भी है पूरी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य प्रभारी के लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि समय से काउंटर नहीं खुलने के कारण यहाँ पे इकट्ठे लोग होते हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंस की ध्वजा उड़ती है। हमारे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या बजे काउंटर खुला है यहाँ पे? सर यहाँ काउंटर खुला है 11 बजे, जबकि समय यहाँ 9 बजे था। हम लोग 9:15 बजे यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ जो काउंटर पर जो पर्ची देने वाले आए हैं वो 11 बजे आए हैं और उसके बाद यहाँ 10 आदमी 20 आदमी को अंदर घुसा लिए हैं, जो इनके जानने वाले होंगे चाहे कुछ भी होंगे। हम लोग पागल की तरह यहाँ खड़े हैं धूप में। अब बताइए, हम लोग वैक्सीन लगवा के कोरोना हटाने आए कि कोरोना पालने आए हैं? यहाँ पर इनकी अव्यवस्था के कारण जो आदमी यहाँ वैक्सीन लगाने आया है वो वैक्सीन लगा के ठीक होने के लिए आया है कि कोरोना लेने के लिए आया है? अभी अव्यवस्था का देखिए आप। अब देखिए कि आदमी अब क्या कर रहा है, एक के ऊपर गधा बकरी की तरह खड़ा हुआ है। ये सब क्या कर रहा है? ये सब ये 11 बजे क्यों? मेरे साथ कुछ लोग और उनसे बात कर। सर कितने बजे से आप लोग खड़े हैं? कितने बजे से यहाँ पे? 11 बजे से। बहुत लेट काउंटर खुला है जी, 11 बजे खुला। 9 बजे टाइमिंग था। 9 से 11 बजे हम लोग यहाँ आए थे। 9 बजे हम यहाँ आए थे। 9 बजे काउंटर नहीं खुला होता। 11 साढ़े 11 में काउंटर में सबसे आगे नंबर में था मेरा। 10 आदमी 20 आदमी भीतर घुस गया। इसके बाद गैदरिंग पूरा अंदर से ब्लैकमेल हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से स्वास्थ्य कर्मी के लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि जो इनके करीबी लोग हैं उनको अंदर बुला के वैक्सीन दे दिया जाता है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको पूरी तरह से पूरी लावारिस तरह छोड़ दिया जाता है, जो कि आप भगवान भरोसे ही देखा जा सकता है किस तरह कोरोना संक्रमण फैल सकता है। इस सोशल डिस्टेंस से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विकास मिश्रा, साधना न्यूज, सीतामढ़ी। तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से कोरोना से बचाव के लिए जहां एक तरफ नियम कायदे बनाए गए हैं, वहीं अब कोरोना का टीका लेने के लिए लोग उन नियमों को भी तोड़कर अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लें, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे पटना की, जहां पर महज 3 घंटे की बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। पटना के ज्यादातर हिस्सों में जलजमाव हो गया है। इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि कुछ घंटों की बारिश में पटना की सड़कों पर जलजमाव होना ये दर्शाता है कि सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और लगता है कि सुशील मोदी को ऊंची जगहों पर भेजने की जरूरत है। मात्र
कुछ घंटों की हल्की बारिश में ही पटना के सड़कों पे जल जमाव होना ये दर्शा दिया कि सरकार की ओत को थी दलील कि बरसात पूर्व सारे नालों की उड़ाही, जल जमाव से निजात की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब तो मुझे लगता है कि अभी हल्की बारिश में जिस प्रकार से पटना में जल जमाव हो गया, अब फिर वो वक्त आ रहा है कि सुशील कुमार मोदी को किसी ऊंचे स्थान पर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले बार सुशील कुमार मोदी जी अपने ही घर में डूब गए थे। अब तो बिहार सरकार के पास दो उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री के लिए पहले ऊंची इमारत बनाए या कोई ऊंची इमारत है वहां डाल दें ताकि वो डूबने से बचे। सरकार अपनी बेशर्मी को छोड़े, जनता को त्राहिमाम से बचाए। और महज चंद घंटों की बारिश में ही राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। जल जमाव पर मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बारिश की वजह से राजधानी झील में तब्दील हो गई है। अब फिर सावन भादों की बरसात में क्या होगा? जब वैशाख महीने के बारिश में ही राजधानी पटना झील में तब्दील हो गई, तो बरसात के मौसम में क्या हाल होगा राजधानी वासियों का, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार के रवैये से एक बार फिर लगता है कि पटना वासियों को बरसात महीने में 2 साल पूर्व जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी तरह के स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पटना तालाब में तब्दील हो जाएगा और नाले के पानी में राजधानी फिर डूबेगी। ये सरकार पूरी तरह से सब जगह नाकाम साबित हो रही है। जब अभी बैसाख के महीने में थोड़े से बारिश में ही ये हाल है, चारों तरफ जो मेन पटना गांधी मैदान के पास का इलाका वो सारा झील में तब्दील है, हर जगह पानी लग गया है। ये आखिर हो क्या रहा है? सरकार का सिस्टम ही पूरा डूब गया। और पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने धमदाहा अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिला पदाधिकारी ने बारीकी से जांच की। साथ ही साथ चिकित्सा प्रभारी जेपी पांडे ने बताया कि कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है और मरीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अनुमंडल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है, पीएसए प्लांट का। अभी सिविल वर्क चल रहा है, उसी का निरीक्षण किया गया है। साथ में जो फ्लड अफेक्टेड जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। होम आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं उनका नियमित अनुश्रवण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। और लॉकडाउन के अनुपालन के संदर्भ में भी अनुमंडल पदाधिकारी से बात की। प्लांट सर कब तक चालू होने का संभव है? जो सिविल वर्क है ये जून 1 वीक तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद मशीनरी का इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा। और बक्सर में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए सड़कों पर मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने सब्जी दुकानदार की पिटाई कर दी। साथ ही सब्जियों को नाले में भी फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तय समय के बाद भी दुकानदारों ने दुकानें खोल रखी थी, जिस पर पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई की और बिना कुछ कहे सब्जी दुकानदार की सारी सब्जियां नाले में फेंक दी। इसी बीच एक युवक ने पुलिस वाले की इस हरकत का वीडियो बना लिया, जिसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। और बोकारो के बेरमो कोयलांचल में रोड सेल के जरिए कोयला उठाव का काम लगभग पूरी तरह बंद है, जबकि बेरमो कोयलांचल के 90% आबादी कोयला उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में स्थानीय कोयला व्यापारी प्रबंधन कुछ बड़े कोयले व्यापारियों का शिकार हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों ट्रक मालिक, सैकड़ों कोयला व्यापारी, हजारों कोयला उठाने वाले मजदूर और हजारों ड्राइवर खलासी भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं इसकी सूद लेने वाले कोई नहीं है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है।
हजारों हजार गाड़ियां खड़ी है और सभी नई गाड़ी किस्त वाली है और यहाँ इतना समस्याएं उत्पन्न हो गई है बेरोजगारी की, क्योंकि माइनिंग का जो कोयला है रोड सेल में आज एक भी गाड़ी नहीं निकल रही है। आप देखेंगे हर जगह गाड़ी लाइन में खड़ी है, आदमी किस्त नहीं दे पा रहा है, गाड़ी खिंचाने के कगार पे है। तो हमने मैनेजमेंट से आज बात किया, मैनेजमेंट बोले कि ठीक है हम देख लेते हैं। इससे पहले अनूप जी से बात हुआ था, विधायक जी से जो मेरे भाई समान है, तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हम आकर के इस समस्या का निवारण करूंगा। तो उसके बाद 22 को मिल लेते हैं अनूप जी से, तो बहुत आगे रणनीति बनेगा। और बिहार के हाजीपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक गांव की आधी आबादी बीमार है। महज कुछ ही दिनों में गांव में 15 मौतें हो चुकी हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल वैशाली के हाजीपुर में घोसवर गांव बसा है, जहां चंद दिनों के अंदर ही 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के आधे लोग बीमार हैं और सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यहां लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। अंदर में 20-22 आदमी से कम नहीं मारा। तो बात है। अभी कितने लोग बीमार होंगे गांव में? अभी अब गांव में कितना आदमी बीमार है इसका नहीं बता सकते। कोई जांच करने वाला आदमी नहीं था, जांच करने वाला हो तो ना पता चलेगा कि कितना आदमी बीमार है और किसके पास कौन बीमार है। कोई दूसरी बीमारी है तो कॉलेजर में अच्छे में करौने में जा रहा है। 15-16 लोग मर गए हैं कोरोना से। कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। बगल में हॉस्पिटल है लेकिन कोई सुविधा नहीं। इतना हो गया 15-16 लोग मर गए, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। कितना लोग पॉजिटिव अभी गाँव में होगा? अभी पॉजिटिव तो बहुत लोग हैं। जब तक ये टेस्ट होगा तो पता चलेगा ना कितना है। लेकिन आधा से बेसी तो गाँव में सबका तबीयत खराब है। ये टेस्ट नहीं हो रहा है। कहाँ सुविधा देखिए ना हॉस्पिटल आज जाके देखिए ना अंदर। जो लोग पॉजिटिव से मर रहे हैं लोग इलाज नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। इलाज का सुविधा आ जाएगा, जितना पैसा होगा वो जाएगा इलाज कराने प्राइवेट में। सरकारी में कोई सुविधा नहीं। और राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया है। वहीं इस दौरान कई असहाय लोगों के सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसे देखते हुए कई संस्थाओं ने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और आपको बता दें कि लातेहार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयंसेवक नागमणि कुमार के नेतृत्व में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है और 10 दिन से संघ मरीजों के बीच भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। अगली खबर सासाराम से है, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक तस्वीर सामने आई है। सासाराम के नगर थाना के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो को रोका, जिसमें 12 लोग सवार थे। पूछताछ में पता चला कि ये लोग बेवजह सड़क पर निकले हुए हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें सजा दी। और बक्सर में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। शमशान घाटों पर भीड़ कम हो रही है, वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी दिख रही है। प्रशासन की सूझबूझ, कड़ी मेहनत और जनता के साथ अच्छे तालमेल का नतीजा ही है कि आज कोरोना का मरीज कम है। आज अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की संख्या कम है। मामले में बक्सर के स्थानीय शमशान घाट के लकड़ी विक्रेता बाउल चौधरी बताते हैं कि आलम यह है कि कमाई होना भी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल के डॉक्टर सोनू का कहना है कि अभी तो अस्पताल खाली है और संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो भी कम है। स्थिति वही है कि मैंने ग्राहक बहुत कम आता है। अभी घाट पर 100 चल रहे हैं? 100 जल रहा है, 1-2 गो। अच्छा, न जलने का वजह? न जलने की वजह कोरोना जो है शांत हो गया। इससे पहले क्या स्थिति था घाट का? बहुत कोरोना यहाँ पर आता था। अभी कोरोना यहाँ पर नहीं जलता है, खत्म हो गया। 100 नहीं जल रहे हैं? 100 जल रहा है, 1-2 गो। मसान खाली है। हाँ, कबो बहनी होता है, कबो नहीं बहनी होता है। वर्तमान में स्थिति जो कोविड के जो मरीज हैं जिनका लक्षण उस कोविड के तरफ थे, तो उस तरह के मरीज की संख्या में
मतलब थोड़ी कमी हुई है पहले से। हाँ अभी तो देख रहे हैं सर कि हॉस्पिटल एकदम खाली पड़ा है। हाँ, तो अभी फिलहाल मरीज कोई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी पेशेंट आने लगते हैं, पर कुछ दिनों से पेशेंट जो कोविड के लक्षण वाले हैं वे लोग थोड़ा कम आ रहे हैं। खबर नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां एक शादी समारोह के दौरान डीजे की धुन पर बार बालाओं के ठुमके लगवाए गए। आपको बता दें कि रोक के बावजूद रामपुर गांव में शादी समारोह का आयोजन किया गया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी।